Hello everyone, good afternoon to all of you. Dear children, आज की क्लास में हम लोग एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशंस के PYQs जो है वो डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट ईयर के 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चों जिनसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये भी श्योर शॉट है कि एरिया का कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो हर सेट में आपको मिलेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जो आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया का है। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 विच इज आउटसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 9x इज। तो दोनों ही स्टैंडर्ड कर्व्स आपको दिए हैं, एक सर्किल गिवन है और एक पैराबोला गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ सर्किल विच इज आउटसाइड द पैराबोला। तो दोनों स्टैंडर्ड कर्व्स को अगर हम ड्रॉ कर लें, वन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 6 के इक्वल है, तो ये सर्किल हो गया। अनदर इज अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x ये पैराबोला हो जाएगा, राइट, दिस इज ओरिजिन। तो ये हमारे पास दोनों कर्व हमने ड्रॉ कर लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्किल विच इज आउटसाइड द पैराबोला। पैराबोला के जो आउटसाइड वाला पार्ट है उस पार्ट का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, यानी हमें बच्चों इस वाले पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट बच्चों, ये सारा पार्ट, सेम नीचे भी सिमेट्रिकल पार्ट है, जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया ये नीचे भी है। और एक बच्चों ये पूरा पार्ट, ये जो सर्किल का सेमी सर्किल बन रहा है ये पूरा पार्ट, तो हमें इतने रीजन का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो एक चीज तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक तो ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, तो इस पार्ट का एरिया तो सिंपल, बहुत ही आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया होगा, और उसका अगर हाफ कर देंगे तो ये हमारे पास इस वाले सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो अगर हम सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया कैलकुलेट करके रख लें तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज 36, और उसका भी अगर हाफ कर देते हैं तो 18 पाई। 18 पाई तो हमारे पास बच्चों इन दोनों पार्ट्स का एरिया आ गया। अब हमें इस पार्ट का एरिया और कैलकुलेट करना है, ये जो है ना फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कवर है। इसके लिए खाली अपर हाफ का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल है, जितना एरिया ऊपर है बच्चों उतना ही नीचे है। तो आपको सबसे पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो क्योंकि हमें ये लिमिट लेनी है, ओरिजिन से लेके इस लिमिट तक हमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अप्लाई करना है। तो अगर हम दोनों को सॉल्व करें, पैराबोला को और सर्किल को, वाई स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम सर्किल में रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करिए तो 12x माइनस 3x माइनस 36 इक्वल टू 0। एक फैक्टर बच्चों बन गया x प्लस 12 एंड अनदर फैक्टर इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली वी कैन से x इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x की वैल्यू माइनस 12 तो खैर नहीं लेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि जो इंटरसेक्शन है आप देख रहे हो पॉजिटिव साइड में हो रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये पॉइंट 3,0 आ गया। y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट की जरूरत है। हम लोग एरिया x एक्सिस के साथ बाउंड कैलकुलेट करेंगे इन दोनों कर्व का। तो 0 से लेके 3 तक लिमिट ले लेते हैं। तो हमारे पास अगर इस एरिया को मैं a2 कह दूं तो इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है 0 से लेके 3 तक। 0 से लेके 3 तक, a1 तो बच्चों ये वाला एरिया हो गया, a2 कैलकुलेट कर रहा हूं अब मैं। तो 0 से लेके 3 तक अपर कर्व क्या है, सर्किल है, और लोअर कर्व क्या है, पैराबोला है। तो 0 से लेके 3 तक अपर कर्व, सर्किल से y की वैल्यू निकालिए 36 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एंड लोअर कर्व पैराबोला से y निकालिए तो 3 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस 3 टाइम्स अंडर रूट एक्स एंड dx, और इस पूरे का भी बच्चों 2 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों हाफ का हमें कैलकुलेट करना है। इस इंटीग्रेशन को करते ही आपको a1 और a2 को ऐड करने पे फाइनल आंसर मिल जाएगा।
तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग इजीली कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज कीजिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसमें हमें लिमिट भी ऑपरेट करानी है, तो लिमिट इसमें बच्चों 0 से लेके 3 तक हमें ऑपरेट करानी है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 विद द लिमिट 0 to 3। तो ये कैलकुलेशन बस थोड़ा सा यहां पे है। तो 0 और 2 टाइम्स अपर लिमिट अगर रखते हैं 3, तो 3 के साथ ये पहला टर्म बनेगा 3/2, 36 minus 9, इट मीन्स इट विल बिकम 3√3। एक्स की वैल्यू अगर 3 साइन इनवर्स वाले पार्ट में रखते हैं तो ये आएगा 18 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी कितना, π/6 के बराबर। ओके, साइन इनवर्स 1/2। और 0 पे देखिए, 0 जब रखेंगे तो दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगे, तो 0 पे बच्चों हमें दोनों टर्म 0 मिल रहे हैं, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये 3 तो कैंसिल हो गया। देखिए 2 जो है वो पूरे ओवरऑल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे 4 हो जाएगा, और यहां लिमिट रखेंगे तो ये 3√3 और आ जाएगा, 3√3। ठीक है, 0 रखने पे क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। 3 की पावर 3/2 कितना बन गया, 3√3 हो गया। ओके, तो 2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 9√3, 9√3, एंड दिस विल बिकम 6π माइनस 12√3। ओके, ये पार्ट हो जाएगा 12√3। तो फाइनली ये आ गया 6π माइनस 3√3, ये हमारे पास A2 आ गया। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास है वो है A1 प्लस A2। A2 की वैल्यू ये आ गई 6π माइनस 3√3, और A1 देखिए कितना था, A1 हमारे पास था 18π। तो जो फाइनल एरिया आएगा वो होगा, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है, A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 इज 18π प्लस A2 हमने अभी कैलकुलेट किया है, A2 आया है 6π माइनस 3√3, तो प्लस 6π माइनस 3√3। तो ये आंसर हो गया, यानी कि 24π माइनस 3√3। तो फर्स्ट वाले पार्ट का हमें बच्चों ये बी पार्ट आंसर मिल गया, 25π माइनस 3√3। ओके, तो थोड़ा कैलकुलेशन है और इतना एक्सपेक्टेड है जेईई मेंस के क्वेश्चन के अंदर। ओके, आपको एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो फाइनली सिंपल क्वेश्चन था, फाइनल आंसर हमें मिल गया 24π माइनस 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए ये भी एरिया का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है इस समय, जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं जिसमें कि इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है। जैसे आप देख सकते हो कि यहां पे आपको 2 पैराबोलाज इन्वॉल्व किए गए हैं। एक है हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x स्क्वायर, ये एक अपवर्ड पैराबोला है, और सेकंड में भी y इज लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9, ये भी एक अपवर्ड पैराबोला है। और इस पैराबोला का अगर आप वर्टेक्स देखें तो 0,9 बच्चों इसका वर्टेक्स है। तो 0,9 इस पैराबोला का वर्टेक्स है, जबकि इसका वर्टेक्स है 0,0। तो पहले ना विदाउट इनइक्वालिटी नॉर्मल दोनों पैराबोलास को आप ड्रॉ कर लीजिए। तो अगर हम दोनों पैराबोलास को बना लें तो इस टाइप की पॉसिबिलिटी है हमारे पास। एक तो पैराबोला ये हो गया, और एक पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0,9 है वो इस टाइप का है। दोनों ही सिमेट्रिकल कर्व हैं, दोनों आप देख सकते हो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं दोनों कर्व। ठीक है, तो ये वर्टेक्स क्या हो गया, 0,9 हो गया, और ये 0,0 हो गया।
अब आप चेक करके देख सकते हैं दोनों का, अगर आप शेडेड रीजन कैलकुलेट करते हो तो ये आपको रिक्वायर्ड रीजन मिलेगा जिसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। और दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है, आप देख सकते हो बच्चों, दोनों साइड का जो रीजन है वो सिमेट्रिकल है, यानी एक पार्ट का खाली एरिया निकाल के जस्ट उसका हमें डबल करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सपोज बी है तो सिर्फ ए का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लो। उसके लिए आपको दोनों को आपस में सॉल्व करना है। तो अगर मैं y को इलिमिनेट कर दूं, इनइक्वालिटी को छोड़ दीजिए, इनइक्वालिटी को छोड़ दीजिए, सिंपल दोनों इक्वल साइन के साथ आपके पास कर्व हैं, है ना। इनइक्वालिटी का रोल सिर्फ इतना है शेडेड रीजन डिसाइड करने में कि हमें इस पैराबोला के इनसाइड रहना है जबकि अपर वाले पैराबोला के आउटसाइड रहना है। जैसे आप 0 0 रख के चेक कर सकते हो, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी ऊपर वाले पैराबोला के आउटसाइड रहना है, और 0,9 रख के चेक कर सकते हो, 0,9 इसको बच्चों सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमें इस जो हमारे पास ये वाला पैराबोला है स्टैंडर्ड पैराबोला, इसके हमें इंटीरियर पार्ट में रहना है। तो ओवरऑल कॉमन शेडेड रीजन ये आया था। तो जल्दी से दोनों को सॉल्व करो। मैं दोनों से y को इलिमिनेट कर रहा हूं, तो 5x² इक्वल टू 2x² प्लस 9। यहां से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो x की वैल्यू यहां से आ गई √3 के बराबर। निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू खाली ले रहा हूं क्योंकि एक साइड का ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो a का x कोऑर्डिनेट हमें कितना मिल गया, √3 मिल गया। तो बस देखिए अब खाली इंटीग्रेशन का रोल बचा है, इंटीग्रेशन अप्लाई करते ही आपको एरिया मिल जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया था जेईई मेंस के अंदर। तो ये पॉइंट जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया √3 के बराबर। तो ये एरिया कैलकुलेट करके हमें इसका जस्ट डबल करना है। तो फाइनली जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास होगा वो होगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू √3, 0 से लेके √3 तक अपर कर्व जो है उससे y निकालिए। तो अपर कर्व हमारे पास ये है, तो 2x² प्लस 9, तो 2x² प्लस 9, और इसमें से माइनस करना है कितना हमें, लोअर कर्व कितना है, y इक्वल टू 5x², तो इसमें से 5x² माइनस करना है। तो ये इंटीग्रेशन खाली हमें करना है। तो काफी सिंपल इंटीग्रेशन है, कंप्लीट करिए इसको। ये बन गया कितना, इंटीग्रल 0 से लेके √3 तक 9 माइनस 3x² dx, ओके, 9 माइनस 3x² dx। ये इंटीग्रेशन कर दीजिए बस, फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 9x, इंटीग्रल की लिमिट 0 से √3 माइनस ये हो जाएगा 3x³ 3, तो x³ इंटीग्रल की लिमिट 0 से √3। यहां पे लिमिट रखते हैं तो ये बन जाएगा 9√3, 0 पे बच्चों वैल्यू 0 हो जाएगी, ऑलराइट। और यहां पे आ जाएगा √3 का क्यूब, √3 का क्यूब कितना हो गया बच्चों, 3√3 के बराबर। तो 9√3 माइनस 3√3 6√3 हो गया, और उसका भी डबल करना है, यानी फाइनली कितना हो गया, 12√3 के बराबर हो गया। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, 12√3 हम लोगों का कैलकुलेशन आया है। तो बी पार्ट अगेन बच्चों इसका भी आंसर कितना आ गया, बी पार्ट इसका भी आंसर आ गया 12√3 के बराबर, ओके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था ये भी जेईई मेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, द पोल्यूशन P which is a function of t at a time t of a certain species follows the differential equation dp by dt equal to 0.5 p minus 450, ठीक है ना। एक सर्टेन टाइम पे, ठीक है, पर्टिकुलर स्पीसीज है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करती है, जिसकी पॉपुलेशन का है ना आपको रेट चेंज दिया गया है। P0 is 850, इनिशियल पॉपुलेशन गिवन है 850 के बराबर, देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम्स 0, ठीक है ना। हमें टाइम कैलकुलेट करना है जब पॉपुलेशन जो है वो 0 हो जाए, ओके। तो हमें सबसे पहला काम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dp बाय dt इज इक्वल टू 0.5 को 1/2p माइनस 450 लिख सकते हैं,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर हम ये पूरा पार्ट नीचे ले आए, डीपी के नीचे ले आए, तो डीपी अपॉन, अच्छा एलसीएम भी ले लें अगर यहां पर, तो ये ऐसे बन जाएगा p माइनस 900 अपॉन 2। तो p माइनस 900 को नीचे ले आइए और 2 टाइम्स ऑफ dt, और दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई किया हम लोगों ने और इंटीग्रेट कर दीजिए। ये इंटीग्रेशन हो गया ln ऑफ p माइनस 900 और राइट हैंड साइड में आ गया 2t प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब हमें सबसे पहला काम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है, और उसके लिए देखते हैं क्या कंडीशन दी हुई है। यार कंडीशन हमें दी हुई है P0 850, मतलब इनिशियल जो पॉपुलेशन थी वो 850 थी। ठीक है, तो बिल्कुल कोरोना की याद आ गई इस क्वेश्चन को देख के, है ना, इनिशियल पॉपुलेशन थी और कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। लेकिन एक अच्छी बात है कि हमें ये निकालना है कि टाइम निकालना है जब पॉपुलेशन जो है वो जीरो हो जाए, मतलब पॉपुलेशन मतलब यहाँ कोरोना का मान लेते हैं कि कोरोना जीरो हो जाए। ओके, तो P0 850 है। P0 850 होने का मतलब जब t जीरो है, टाइम जीरो था, तो P की वैल्यू कितनी है, 850 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। P माइनस 900 इक्वल टू 2t प्लस कॉन्स्टेंट। तो जब बच्चों t जीरो था तब उस समय P कितना था, 850 के बराबर था। तो यहां से ये हो गया कितना, ln 50 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 प्लस कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई ln 50 के इक्वल। इसको वापस रख दीजिए यहां पर, इसको वापस रखेंगे तो हमें नया इक्वेशन मिल जाएगा ln p माइनस 900 इक्वल टू 2t प्लस ln 50। क्लियर ना, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जब पॉपुलेशन जीरो हो जाएगा उस समय टाइम क्या होगा, यानी कि p इक्वल टू 0 पे हमें कैलकुलेट करना है बच्चों टाइम की वैल्यू। तो p को अगर मैं 0 रख दूं तो ये ln 900 बन जाएगा। मॉड लगाया है इसलिए माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 2t प्लस ln 50। log 50 को इधर ले आइए तो 2t इक्वल टू ln log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा 900 अपॉन 50। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ये कितना बन गया, 18 आ गया। तो t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई कितना, 1/2 ln 18 के बराबर। ठीक है, log 18 के बराबर। तो ये बच्चों टाइम आ गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 1/2 ln 18 log 18 कह लीजिए बेस e, तो ये बच्चों डी पार्ट इसका आंसर हो गया। देख रहे हैं आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था वेरिएबल सेपरेबल टाइप की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज गिवन दिस। बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है, मतलब dy बाई dx दिया हुआ है एट ए पॉइंट, और उसकी वैल्यू ये दे रखी है। देन दिस कर्व ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। बस उसने डायरेक्टली ना कह के ये कह दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये। तो dy बाई dx की वैल्यू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 2, ये हमें वैल्यू गिवन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी वो देखना है। ठीक है ना, तो ये सब काम तो बात का है कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ये सब काम तो कांस्टेंट निकालने के लिए होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। देखो 1 बाय 1 अगर हम चेक करें तो वेरिएबल सेपरेबल अभी नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट होमोजीनियस भी नहीं दिख रहा है ना, डिग्री का वेरिएशन है। लीनियर के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज यहां पे जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर हम एक्स स्क्वायर 4x और इस 8 में से भी एक 4 अलग कर लें, यानी इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लें और इसको y प्लस 4 लिख लें, और ये x माइनस 2 है ना। देखिए जेई एडवांस में भी ना सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आइडिया पे बेस्ड जेई मेंस में क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए जेई एडवांस के जो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, सिंगल आंसर वाले, वो जरूर करने चाहिए, क्योंकि वो कमिंग ईयर्स में
मेंस में एज इट इज पूछ लेते हैं या उनके जैसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो बच्चों यहां पे हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया। अब ना इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने की पर्पज से अगर हम लेट कर लें x-2 को कैपिटल X लेट कर लें और y+4 को भी कैपिटल Y लेट कर लें। अच्छा, अगर x-2 को कैपिटल X लेट किया है तो dx क्या होगा, कैपिटल dx के बराबर होगा, और y+4 को अगर कैपिटल Y लेट किया है तो dy ये कितना होगा, कैपिटल dy के बराबर होगा। यानी कि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे कैपिटल X और कैपिटल Y के टर्म में। तो देखो नया डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर 1 को एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x-2 कैपिटल x स्क्वायर प्लस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y अपॉन x। अब ये रिलेटिवली तब भी थोड़ा आसान लग रहा है देखने में। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो, अगर हम लीनियर का ट्राई करें बच्चों, लीनियर बनाने के लिए ट्राई करते हैं, x से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, y/x हो जाएगा। y/x वाले टर्म को इधर ले आइए और आप नोटिस करोगे कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आपको मिल गया है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q। तो ये बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में p की वैल्यू हो गई -1/x और q जो है वो कितना हो गया, x के बराबर हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, लीनियर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर इंटीग्रल p dx, e की पावर इंटीग्रल p dx, यानी कि ये हो गया बच्चों e की पावर माइनस का ln x। इस माइनस को भी अगर हम x की पावर में ले जाएं तो अल्टीमेटली हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/x आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आ गया। अब तो आपको बस डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है इस इक्वेशन का। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, q की वैल्यू कितनी है x, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस कांस्टेंट। तो फिलहाल तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x प्लस कांस्टेंट। तो ये फाइनली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब यहां पे कैपिटल X कैपिटल Y हटा लीजिए। क्या क्या थे, x क्या था बच्चों, x-2 था, y+4 था। तो ये तो था y+4, x को उधर ले चलो और ये हो गया x-2 का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स x-2, राइट। तो ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इसमें हमसे क्या कहा गया था कि ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, तो 0,0 मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। 0,0 को यहां पे रख के कांस्टेंट निकालिए। तो 4 = 4 और हमने 0 रखा है ना, तो माइनस का 2c, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर आ गई। c 0 के इक्वल आने का मतलब हमारे पास जो कर्व आ गया वो आ गया y+4 इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कर्व आ गया, ठीक है। अब वापस आते हैं, देखो क्वेश्चन पे क्या कहा गया है। तो ओरिजिन से पास कर रहा था, ठीक है, हो गया। देन दिस कर्व ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब ये चेक करना है कि वो कर्व इनमें से किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो चेक करना बहुत ही सिंपल है। हमारे पास कर्व क्या था, y+4 इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, y+4 लिख लेते हैं यहां पे, y+4 इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। 1/1 चेक करो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अगर ये रखते हैं 5 4 x5 y4 नहीं होगा, है ना, 4 5 x4 नहीं हो रहा है बच्चों। 4 4 चेक करो, ये भी नहीं होगा। 5 5 9 9, हाँ राइट, ठीक है ना, 5 5। तो डी पार्ट आंसर है बच्चों इसका, डी पार्ट है ना। 5,5 इसको
सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो एक अच्छी टेक्निक सीखने को मिली और ये चीजें ना रिपीटेडली पूछी जा सकती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कोई सिमेट्रिकल बिहेवियर बन रहा है ना, तो पहले उसको थोड़ा आसान बना लीजिए। आसान बना लेंगे तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा कि भाई वेरिएबल सेपरेबल है कि लीनियर से हो जाएगा कि रिड्यूसिबल टू लीनियर है, ये सारा डिसीजन आप लोगों के लिए काफी सिंपल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू ए कर्व एट एनी पॉइंट px, y be given by this xy square plus y upon x. If the curve intersect the line x plus 2y equal to 4 at x equal to -2, then the value of y for which the point 3, y lies on the curve. मतलब क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, कई सारी चीजें इन्वॉल्व कर दी गई आप लोगों के लिए कि एक तो अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दिया, मतलब dy by dx दिया हुआ है, फिर कह रहा है कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को एट एक्स इक्वल टू -2 पे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी दे दिया। अगर तो सीधा सीधा एक काम ना करें कि y निकाल के रख लें, पहले हम क्यों इस लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करेंगे जब हमें ये दे रखा है कि x -2 है, x -2 है तो y कितना हो गया 6 और कितना हो गया बच्चों 3 के बराबर, यानी कि जो पॉइंट है वो -2, 3 है। -2, 3 उसने डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्टली कह दिया कि ये जो कर्व आएगा ना सॉल्व करने पे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन से जो कर्व बनेगा वो -2, 3 से पास करेगा और उससे हमें कांस्टेंट निकालने में हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो चलिए करते हैं। तो थोड़ा सा मतलब अननेसेसरी बस खाली डराने की कोशिश की है कि भाई आप कर्व निकाल के लाइन के साथ सॉल्व करने बैठ जाओ, तो वो सब करने की हमें जरूरत नहीं है। तो dy by dx गिवन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। चेक करो कौन सा फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे सॉल्व होगा ये। dy by dx इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। dy by dx अगर x से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, है ना, ये आ जाएगा बच्चों। y बाई एक्स वाले टर्म को अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो dy बाई dx इक्वल आ जाएगा माइनस का y बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल टाइप है। y स्क्वायर से डिवाइड और कर लो, y स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूं तो y रेज टू पावर -2 dy बाई dx माइनस y रेज टू पावर -1 अपॉन x इक्वल कितना हो जाएगा 1। ओके, ये बन गया। और y की पावर -1 को अगर v लेट कर लें, y की पावर -1 को v लेट कर लें और इसका डेरिवेटिव निकालो तो माइनस y की पावर -2 dy बाई dx इक्वल टू dv बाई dx। माइनस साइन को मैंने राइट साइड में लिख दिया, तो ये पूरा पार्ट बच्चों, ये पूरा का पूरा पार्ट ये माइनस का dv बाई dx हो गया। y की पावर -1 की जगह v रख दो और ये वेरिएबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है, लीनियर डायरेक्ट नहीं बन रहा है, हमें लीनियर में रिड्यूस करना था। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई, माइनस dv बाई dx माइनस v बाई x और इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इक्वल टू 1। तो dv बाई dx प्लस v अपॉन x इक्वल टू -1, है ना। अब इसको बिल्कुल लीनियर की तरह सॉल्व करना है आप लोगों के लिए, बहुत ही सिंपल काम है इसको सॉल्व करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर इंटीग्रल 1 अपॉन x dx, मतलब बच्चों e की पावर ln x, और ये प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा x के बराबर। सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन लिखते समय ध्यान रखेंगे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, ठीक है, y नहीं v आएगा। इंटीग्रल ऑफ q कितना है -1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस कांस्टेंट, राइट। v की वैल्यू वापस रख लो, v हमने कितना माना है 1 अपॉन y, तो x अपॉन y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। ओके, यहां तक हम लोग आ गए। अब इस कांस्टेंट को निकालने के लिए मैंने बताया ना, अब हमें कंडीशन दी हुई है, तो उस कंडीशन से
हम ये कांस्टेंट निकाल सकते हैं। क्या आया था बच्चों पॉइंट? वो -2,3। -2,3 को यहां पे रख दो, -2,3 को यहां सेटिस्फाई कर दो। तो -2,3 यहां रख लेते हैं, x की जगह -2, y की जगह 3, -2/3 इक्वल टू -2 हो जाएगा ना। -2 रखेंगे तो ठीक है, -2 रखेंगे तो 4/2 -2 आ गया प्लस कांस्टेंट। तो c की वैल्यू आ गई 2 -2/3, यानी बच्चों 4/3 आ गई। तो फाइनली x अपॉन वाई इक्वल टू -x²/2 प्लस 4/3, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ गई। अब इसमें भी हमें एक और चीज पूछी गई है, उसको और देखते हैं। हमें यह कहा गया है फॉर विच द पॉइंट 3, लाइज ऑन द कर्व। 3, कर्व पे लाई कर रहा है, तो हमें y की वैल्यू बतानी है, मतलब x की जगह 3 रखना है आपको। x की जगह देख रहे हैं यहां पे, x की जगह पे 3 रखना है आपको, और कितना y आएगा वो निकालना है। तो अब क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बचा नहीं है, x की जगह 3 रख के y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप लोगों को। तो सिंपल कैलकुलेशन है ना, कितना हो गया 3/y इक्वल टू -9/2 प्लस 4/3। इसको बच्चों कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो। और देखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जेईई मेंस का हो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर तक जाया कीजिए, है ना। मेरे लिए आसान है कि बच्चों इसके आगे कैलकुलेट कर लेना, लेकिन आप लोगों को ये कैलकुलेशन वर्क पूरा करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। थोड़ा सा एग्जामिनेशन हल्का फुल्का हम लोग के पास प्रेशर रहता है ना, जल्दी रहती है कि भाई कैलकुलेशन वर्क की, लेकिन वहां पे ना एक्यूरेसी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो वैसी ही आदत आपको रूटीन लाइफ में भी डालनी होगी कि कैलकुलेशन फास्ट कीजिए बट एक्यूरेसी मेंटेन रखिए। तो इसलिए जब आप ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर तक जरूर जाइए, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके। ओके, तो यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो एलसीएम लेके। 6 एलसीएम ले लिया जाए, माइनस का 27 और 8 हो गया, मतलब बच्चों ये आ गया माइनस का 19/6, माइनस का 19/6 आ गया। और रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 18/19, देखें ऑप्शन, माइनस का 18/19 आ रहा है। हाँ ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर ना, माइनस का 18/19। तो ये इसका सी पार्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब ठीक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, है ना, जिसमें कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो हमें टेक केयर करने थे। क्लियर ना सभी को? तो -18/19 फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और डायरेक्टली आपको दिख रहा है, बहुत ही सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट लिखी हुई है। इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई हैं, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ओवर सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब जो कर्व आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड दी है तो उसमें कुछ और चीज ऐड कर दी कि मैक्सिमम निकालो मिनिमम निकालो। जब डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रेट नहीं थी, है ना, जैसे पिछले केस में रिड्यूसिबल टू लीनियर वगैरह था, है ना, तो वहां पे कुछ और पॉइंट्स दे दिए थे। मतलब क्वेश्चन वो चाहते हैं कि आप लोगों का एक तरीके से ना डेप्थ चेक करना कि हाँ ठीक है, आपने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन तो सीबीएसई में भी बच्चों चेक सॉल्व की हैं, काफी सॉल्व की हैं आपने। उसके बाद आपको लेकिन जो कर्व आएगा उसको कनेक्ट करना है अगले पार्ट से, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो यही जेईई मेंस का पर्पस होता है कि वो डेप्थ को चेक करना चाहते हैं कि आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं है दो कंसेप्ट्स को मिक्स करने में, और दोनों सिंपल सिंपल कंसेप्ट्स हैं। तो जल्दी से पहला काम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का होगा। तो dy/dx प्लस 2y 10x इक्वल टू साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर इंटीग्रल 2 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन बच्चों, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, राइट। ये 2 भी पावर में ले जाइए तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो,
सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ओके, तो हमें ठीक है सेक स्क्वायर एक्स जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखिए। तो इसका अगर हम सोल्यूशन लिखें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, है ना, इंटीग्रल ऑफ q है बच्चों साइन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो आपको राइट साइड वाला जो पार्ट है उसको इंटीग्रेट करना है। तो y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख लिया, एक कॉस साइन को दे दो तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स बन रहा है, ये है ना बच्चों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बन रहा है, जिसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है कि बच्चों ये सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन है। तो y सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल आ गया सीकेंट ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, हमें कर्व की वैल्यू पता चल गई। अब कर्व आ गया तो जल्दी से इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके ये कांस्टेंट और कैलकुलेट करो। जब x π/3 है तो y 0 है, जब x π/3 है तो y 0 है, y को 0 रखते हैं, x को π/3, सीकेंट π/3, सीकेंट π/3 कितना हो गया 2 के बराबर प्लस कांस्टेंट। तो c की वैल्यू आ गई बच्चों -2। c की वैल्यू वापस रखते हैं और नेक्स्ट पेज पे अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो y सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट x -2, ये हमारे पास है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन यहीं पे नहीं रुकना है, इसके आगे हमें मैक्सिमम वैल्यू और निकालने के लिए बोला गया है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स से अगर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा cos x -2 cos स्क्वायर एक्स। ये कर्व आ गया बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। और हमें ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि कॉस में एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, इस क्वाड्रेटिक को हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बना के इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे। तो ये बच्चों मैंने -2 कॉमन ले लिया। ओके, उसके बाद cos स्क्वायर एक्स -1/2 cos x परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो cos x -1/4 का होल स्क्वायर और 1/16 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। -2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे यह आ जाएगा बच्चों 1/8 -2 टाइम्स cos x -1/4 का होल स्क्वायर। और यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1/8 है, जब cos x की वैल्यू कितनी होगी 1/4। जब cos x 1/4 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8 के बराबर। ओके, तो ये बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो डी पार्ट बच्चों, डी पार्ट जो है वो हमें आंसर मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/8 है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया गया है जेईई मेंस 2021 के अंदर। yx is a solution of differential equation dy by dx 10x into y equal to sin x. y0 is 0 then y π/4। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा ना इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी ही आते हैं। तो ये वो चैप्टर है जो आपके लिए टर्म 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको जेईई मेंस में अच्छा स्कोर भी कराएंगे। कैलकुलस तो अपने आप में बड़ा वेटेज है बच्चों। ओके, आपको 10 to 12 क्वेश्चन अकेले कैलकुलस से मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत बच्चों साथ साथ 11th पढ़ते रहो, अलजेब्रा थोड़ा सा करते रहो, वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी कर दो, मतलब 20 क्वेश्चन क्रॉस करना मुश्किल काम नहीं है जेईई मेंस के अंदर। क्लियर ना? ओके, तो चलो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो। dy by dx प्लस 10x इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर इंटीग्रल 10x dx।
10x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x, और प्रॉपर्टी से बच्चों ये कितना हो जाएगा, secant of x हो गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई secant of x। सोल्यूशन लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, सोल्यूशन बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू कितनी है, sin x है, तो sin x इंटू secant ऑफ x, और इसका बच्चों इंटीग्रेशन करना है प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ गया प्लस कांस्टेंट। ओके, तो ये बन गया कितना, y इंटू सीकेंट ऑफ x इक्वल टू 1/cos। ये तो 10x का इंटीग्रेशन वापस आ गया। ठीक है ना, 10x का इंटीग्रेशन वापस बन गया, तो 10x का इंटीग्रेशन द्वारा से कर लीजिए, 10x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x प्लस कांस्टेंट। तो सोल्यूशन तो आ गया है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया। अब देखते हैं इनिशियल कंडीशन क्या कह रहा है। इनिशियल कंडीशन है y0 0 है, मतलब x इक्वल टू 0 पे बच्चों y भी 0 है। दोनों को अगर 0 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड 0, और sec 0 1 यानी ये भी 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कांस्टेंट 0 आ गया तो हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन हो गई वो हो गई y सेकेंट ऑफ x इक्वल टू log ऑफ sec x, log ऑफ sec x आ गया, यानी y इक्वल आ गया cos x इंटू ln ऑफ secant x। अब बस ये देखना है कि हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए, तो जरा क्वेश्चन पे वापस आओ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है y π/4 की वैल्यू बताओ क्या होगी, मतलब x को π/4 रखना है, सिर्फ x को π/4 रखना है। π/4 रखने पे ये तो बन गया 1/√2, और ये कितना हो जाएगा, √2 के बराबर। √2 में भी 2 की पावर 1/2 को पीछे ले आओ, तो 1/2 √2 और ln 2, ये बच्चों इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 1/2 √2 इंटू ln 2। इसको जरा चेक कर लें तो क्लियर दिखाई दे रहा है। बी पार्ट बच्चों इसका आंसर हो गया 1/2 √2 log 2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 100% आप लोग बच्चों अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर yx दैट सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx xy minus 1 plus x minus y। फिर से बच्चों बहुत ही आसान डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है ना। तो ये चैप्टर आपको कम से कम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 8 मार्क्स तो जरूर दिला देगा, है ना। 4 या 8 के बीच में आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, बिल्कुल क्लियर शॉर्ट, श्योर शॉर्ट। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन इसके बच्चों मिल ही जाते हैं हर पेपर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो देखिए ये भी बड़ा आसान सा लग रहा है कि dy by dx इक्वल टू एक्स वाई के साथ अगर x ले लें और 1 और y को एक साथ कर लें, इसके ना फैक्टर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके देखो फैक्टर हो गए ना, और फैक्टर होने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल हो गया, राइट ना, बहुत ही सिंपल हो गया गाइस। क्या हो गया? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया ना सीधा। वेरिएबल को सेपरेट करो और आंसर कैलकुलेट कर लो। dy वाला टर्म y के नीचे ले जाओ, है ना, y के टर्म इधर ले आओ, तो dy अपॉन y प्लस 1, dy अपॉन y प्लस 1 और x माइनस 1 के साथ dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, लॉग का इंटीग्रेशन है ना, तो ये लॉग का इंटीग्रेशन आ गया। और ये कितना हो गया? x²/2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व हो गई, बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब इनिशियल कंडीशन का रोल देखते हैं क्या है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? y0 0 दिया हुआ है पहले, तो y0 0 का मतलब y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू बच्चों 0।
दोनों को 0 0 रखते हैं तो कांस्टेंट भी क्या आ गया, 0 आ गया। कांस्टेंट 0 होने का मतलब ln y प्लस 1 इक्वल आ गया x²/2 माइनस एक्स। ये आ गई कर्व की इक्वेशन। अब फाइनली देखते हैं क्या है बच्चों आगे। अब हमें ये कहा गया है y1, मतलब x = 1 पे हमें y की वैल्यू चेक करनी है, तो x को 1 रख देते हैं। x को 1 रखो और y कैलकुलेट करो, तो ln y प्लस 1 ये बन गया 1/2 माइनस 1, यानी कि माइनस हाफ। ये बच्चों माइनस हाफ हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, ये बेस e उधर जाएगा तो y प्लस 1 कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस हाफ, और 1 को भी उधर शिफ्ट करते हैं तो y1 आ गया e की पावर माइनस हाफ और माइनस 1। ये इसका आंसर होना चाहिए, इसको चेक कर लो, ठीक है ना, ये इसका आंसर होना चाहिए। तो पहला ही पार्ट आंसर दिखाई दे रहा है ना, पहला ही पार्ट आंसर है, देखो e की पावर माइनस हाफ माइनस 1। तो अगेन 4 मार्क्स पक्के बच्चों, ठीक है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो कोई भी बच्चा गलत करके नहीं आना चाहिए आप में से। बहुत आराम से एक्यूरेसी के साथ बच्चों सॉल्व करिए, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर के, ठीक है। तो ए पार्ट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है अगेन। द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग बाय द सिस्टम ऑफ पैराबोलास y² = 4ax + a। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में आप लोग जानते हैं कि एक हमें फैमिली ऑफ कर्व दिया होता है और उसमें जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उतने ही ऑर्डर की हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, यानी उतनी बार ही डिफरेंशिएट करते हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करते हैं। तो यहां पे हमारे पास y² = 4ax + 4a², सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएट करना है, और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें a को एलिमिनेट भी करना है। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकाल दें तो वो आ जाएगी y/2 dy/dx, और इस a की वैल्यू को वापस बच्चों इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है ना। एक से ज्यादा बार गलती से भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो a की वैल्यू वापस रखिए, y² = 4 और y/2 dy/dx इंटू x, तो ये आ गया बच्चों। और 4a² का मतलब y²/4 और dy/dx का होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करते ही हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये भी बच्चों कैंसिल हो गया। एक y पूरे टर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो y इक्वल आ जाएगा x dy/dx प्लस y dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे 2 और है, ये 2x आएगा, 2x dy/dx। तो ऑप्शंस मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, dy/dx का होल स्क्वायर 2x dy/dx, तो फर्स्ट तो गलत है, थर्ड सेकंड भी गलत है, प्लस वाला करेक्ट होगा -y, राइट। तो बच्चों ये c वाला पार्ट सही है, यानी कि हमारे पास y dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2x dy/dx, 2x dy/dx माइनस y = 0, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा। तो ये सी पार्ट बच्चों करेक्ट होगा, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग 100% करके आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टाइप से और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।